प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवस्थानम बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने सीएम को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। धामी सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार में देश संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कुलाधिपति से करी मुलाकात, कड़ी सुरक्षा का दिखा पहरा। विधानसभा चुनाव को लेकर बिछ चुकी 22 की बिसात। युवाओं के हाथों में कमान सौंपने का बीजेपी को मिलेगा फायदा या फिर बुजुर्गों को दरकिनार करना पड़ेगा महंगा। और उत्तराखंड में मंडरा रहा है कोविड का नया वेरिएंट। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग और सरकार। सीमाओं पर होगी भारी राज्य से आने वाले लोगों की कोविड जांच।
हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 4 दिसंबर को प्रस्तावित है और इसको लेकर भाजपा पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जायजा लेने के साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। आपको बता दें कि भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम है और इसी से भाजपा प्रदेश में अपने चुनाव का श्री गणेश करने जा रही है। और इसी के साथ जानकारी में ये भी पता चला है कि 30,000 करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज सूबे के मुख्यमंत्री ने भी इसी क्रम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद निर्देश भी दिए। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि इस दौरे को लेकर भाजपा काफी उत्साह में है और भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और सभी पार्टी कार्यकर्ता भीड़ जुटाने में भी लगे हुए हैं। दावा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को जुटाया जा रहा है। भाजपा का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम होगा। बात अब अगली खबर की कर लेते हैं। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने रविवार को अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत धामी ने सीएम धामी को ऋषिकेश में मुलाकात कर उन्हें ये रिपोर्ट सौंपी है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। हालांकि अभी इस बारे में कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट में समिति ने क्या कुछ सुझाव दिए हैं, इससे पहले भी समिति ने 25 अक्टूबर को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी थी। लंबे समय से आंदोलनरत चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि बोर्ड का गठन कर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हरिद्वार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय में स्वर्ण जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। कार्यक्रम शांति कुंज और देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या से मुलाकात करते भी नजर आए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। रविवार को 2 दिवसीय हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल हुए। भारत की पहली महिला सविता कोविंद और उनकी बेटी के साथ उन्होंने गंगा आरती में भी प्रतिभाग किया। इस बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिंदानंद सरस्वती महाराज और ऋषि कुमारों और आचार्यों ने तिलक लगाकर, पुष्प वर्षा कर और शंख ध्वनि से सभी का भव्य स्वागत किया। खटीमा में आम आदमी पार्टी ने मोबाइल वैन चलाकर आपके सीएम चेहरे के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की वीडियो दिखाई है, जिसमें अजय कोठियाल का सैनिक चरित्र और सेना में रहकर किए गए कार्यों के बारे में दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा है कि आप पार्टी दिल्ली की तर्ज पर कार्य करेगी और अपने हर वादे को पूरा करेगी। वैन का जो आदेश है, इसमें हम कर्नल अजय कोठियाल जी की वीडियो और वैन जी के जो दिल्ली में काम करे गए, अच्छे काम करे गए, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, ये सारी जानकारी जनता को जुटाएंगे ताकि कि जनता को पता लगे दिल्ली में कितनी बढ़िया काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और उत्तराखंड में क्या हो रहा। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने और नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने सीमाओं पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग और कोविड जांच करने के निर्देश दिए हैं ताकि फिर से कोरोना महामारी अपने पैर ना पसार पाए। बता दें कि बीते रोज उधम सिंह नगर में ये भी बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के कांगो से आए एक व्यक्ति की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे आइसोलेशन में रखा गया है। विभाग ने दूसरे देशों से उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति की कोविड जांच करने के साथ ही 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखने के लिए सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार पर कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए लोगों को सतर्कता रहने की अपील कर रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्थानीय प्रशासन भी सख्त हो गया है। मसूरी में अगर अब पर्यटन बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए तो उन्हें 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन ने शहर में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लोगों से मास्क पहनकर साथ ही कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है।
उत्तराखंड में इस बार भी बीजेपी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चुनावी चेहरा है और सहारा भी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में भी बीजेपी के पास पीएम मोदी के नाम का ही सहारा है। बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी जरूरी है या फिर मजबूरी। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली भाजपा के लिए पिछली बार की तरह ही इस बार भी मोदी नाम का सहारा है। 2017 के चुनावी मैदान में खुद को बड़ा लड़ैया बताने वाले तमाम बीजेपी नेता पीएम मोदी के सहारे ही रहे और इस बार भी हालात ठीक 5 साल पहले वाले ही दिख रहे हैं। 4 दिसंबर को होने वाली रैली से उत्तराखंड चुनावों के बीजेपी शंखनाद करेगी। भाजपा के दावों के मुताबिक इस रैली में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अंदाजा लगाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त है कि लाखों से ज्यादा लोग इस रैली में जुटने वाले हैं। लाखों की भीड़ इस रैली में रहने वाली है। बड़ी भीड़ रहेगी और कार्यकर्ताओं में और जनता में जो उत्साह है, तो मुझे उम्मीद है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, महारैली होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देहरादून आ रहे हैं और वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और एक जो हमारा चुनावी संग्राम है उसका एक प्रकार से श्री गणेश करेंगे। जानकारों की माने तो भाजपा के लिए पीएम मोदी की ये रैली उत्तराखंड की 20 से अधिक सीटों पर असर डाल सकती है। देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटें और हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी की रैली अपना असर डाल सकती है। बीजेपी को उम्मीद है कि इन सीटों पर वो न सिर्फ फिर से बाजी मारेगी बल्कि पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो देहरादून की 10 विधानसभा सीटों में से 2017 में बीजेपी को 9 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आई थी। वहीं 2017 में हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। बीजेपी के लिए चुनौती जहां अपनी सीटें बचाए रखने की है, तो वहीं महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के साथ ही राज्य में 3 मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दों पर लोगों को जवाब देना भी होगा। हालांकि राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए रास्ता आसान बनाता है और विरोधियों के लिए मुश्किल। भाजपा जानती है कि पीएम मोदी ये दोनों ही दाव बेहद खूबसूरती से चलते हैं, लिहाजा 22 की बिसात पर सबसे बड़े मोहरे के तौर पर भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी को ही सामने कर रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से तिवारी की रिपोर्ट। ये तो साफ है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी मोदी ब्रांड और युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ेगी। लेकिन कभी पार्टी के लिए जरूरी माने जाने वाले खंडूरी हैं, जरूरी का नारा तो अब मानो गायब सा हो गया और ना ही निशंक और भगत सिंह कोश्यारी ही चुनावी समर में कहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इससे क्या कहा जाए कि बीजेपी इन्हें दरकिनार कर रही है या भूल बैठी है, या फिर कहानी के दूसरे पन्ने की तस्वीर कुछ और ही है। चले जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2007 से 2012 का चुनावी दौर ऐसा रहा कि भाजपा के लिए खंडूरी है जरूरी इतना जरूरी हो गए थे कि हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही नारा था कि खंडूरी है जरूरी नारा ही बीजेपी को सत्ता दिलाएगी। गढ़वाल से सांसद बीसी खंडूरी केंद्रीय मंत्री रहने के साथ साथ 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके कड़क मिजाज और बेदाग छवि को लोग आज भी याद करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय नेताओं और मोदी ब्रांड के बलबूते चुनावी मैदान में कूदी बीजेपी ने उस वक्त के राजनीतिक कद्दावरों को शायद भुला दिया है। तभी तो बीजेपी की चुनावी रैलियों में ना तो खंडूरी है जरूरी दिखाई देते हैं और न ही निशंक ही सक्रिय भूमिका में है। हालांकि एक आध चुनावी जिम्मेदारियां निशंक के कंधों पर जरूर है, तो नासाज तबीयत के कारण खंडूरी चुनावी रैलियों से परहेज कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले बीसी खंडूरी के घर पर मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्रियों की आमद जरूर बढ़ गई थी। लेकिन अब बीजेपी युवा सीएम धामी और पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और इन दिनों केंद्रीय नेताओं ने उत्तराखंड की सरजमी को सियासी गढ़ बना लिया है। इसके उलट देखा जाए तो कांग्रेस के प्रचार प्रसार में केंद्रीय नेताओं की गैर हाजिरी और स्थानीय नेता ज्यादा सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने एक तरह से कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ले रखी है और हरीश रावत बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं।
कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के साथ स्थानीय नेताओं के प्रचार के भरोसे मिशन 2022 को फतह करने के दावे कर रही है। उत्तराखंड के चुनावी समर में सभी सियासी दल पूरी तैयारी और प्लान के साथ मैदान में डटे हैं, लेकिन जनता का प्लान कोई नहीं जानता कि वो किसको चुनेगी। ये तो चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा कि बीजेपी को केंद्रीय नेताओं का सहारे जीत मिलेगी या कांग्रेस के स्थानीय नेता जनता पर अपना जादू चला पाएंगे। तब तक चुनावी लड़ाई में सियासी दांवपेच जारी रहेंगे। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। दिल्ली से निकली जनेऊ की सियासत ने उत्तराखंड में अब जोर पकड़ लिया है। ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन क्या जनेऊ के जरिए पार्टियों को सत्ता की चाबी हासिल हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि जनेऊ के बहाने बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश में सियासी दल जुटे हुए हैं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनेऊ को लेकर दिए गए बयान पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। दरअसल सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और अपना जनेऊ दिखाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस जैसी तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी नहीं करती है। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस मंदिरों में जाने लगती है तो कभी जनेऊ की सियासत करती है। जनेऊ तो हम भी पहनते हैं, लेकिन हमने कभी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। सीएम के इस बयान पर विपक्ष ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सीएम की इस बयान के बाद से कई सवाल भी खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि विदाई के वक्त जनेऊ दिखाने से भाजपा का काम नहीं चलने वाला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के जनेऊ दिखाने के बाद से दिल्ली से लेकर उत्तराखंड की सत्ता के गलियारों में ये मुद्दा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है क्या नाम कल जो है एक टीवी कार्यक्रम में जनेऊ दिखा रहे। अरे जनेऊ दिखाने से बात नहीं बनेगी मुख्यमंत्री जी, बात बनेगी कि आपका आचरण कैसा है। बात बनेगी इस बात को लेकर के कि आप तीर्थ पुरोहितों के बारे में क्या सोचते हैं। बात बनेगी इस बात से लेकर के कि देवासनम बोर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये महत्वपूर्ण है। राज्य के इतिहास में ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए हमेशा से कोशिशें होती आई है, लेकिन इस बार शायद ये पहली बार है कि जनेऊ के मुद्दे पर सियासी माहौल इतना गरमाया हुआ है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जनेऊ के मसले पर सियासत करने से राजनीतिक पार्टियों को जीत हासिल हो पाएगी या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अभी के फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। देवस्थानम बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने सीएम को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। धामी सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार में देश संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कुलाधिपति से करी मुलाकात, कड़ी सुरक्षा का दिखा पहरा। विधानसभा चुनाव को लेकर बिछ चुकी 22 की बिसात। युवाओं के हाथों में कमान सौंपने का बीजेपी को मिलेगा फायदा या फिर बुजुर्गों को दरकिनार करना पड़ेगा महंगा। और उत्तराखंड में मंडरा रहा है कोविड का नया वेरिएंट। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग और सरकार। सीमाओं पर होगी बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की कोविड जांच। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ। जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तराखंड के बढ़ते कदम अब नए पायदान की ओर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से किया अपना वादा निभाया।
33,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को डीबीटी के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस योजना में लाभार्थी को बैंक से सीधे उनके खाते में 5 किश्तों में पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यरत प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को 5 माह तक हर माह 2,000 रुपए की अनुदान राशि देने का प्रावधान है। साथ ही हर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप 1,000 रुपए की रक्षा बंधन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार ने मानदेय में वृद्धि भी की है। हमने ये निर्णय किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1,800 रुपए उनके मानदेय को बढ़ाएंगे और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,500, जो सहायिकाएं हैं उनका भी 1,500 रुपए। हमारे आंगनवाड़ी को जो बीच बीच में जो प्रोत्साहन राशि देते रहते हैं, उन सभी के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें कोरोना काल में जो हमने कार्य किया, उसके लिए जो 2,000 की प्रोत्साहन राशि दी है 5 माह तक, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी बहनों से किया अपना वादा निभाया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफ़ी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल।